स्वर रहित व्यंजनों के रूप में हो रहा होता है, तब इनके स्थान पर अनुस्वार लग जाता है। और अनुस्वार की साउंड सबकी अलग अलग होती है इनके वर्ग के आधार पर। 25 वर्गों को हमने 5 वर्गों में बांट दिया और 5 वर्ग को के 5वें वर्ण के स्थान पर ही ये अनुस्वार लगता है और इसीलिए इनकी ध्वनि भी अलग अलग होती है। तो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आपको इस चैनल पर इस तरह की भाषा से संबंधित बारीकियां पता चलती रहती हैं। मैं इसकी बारीकियों के बारे में ही डिटेल में बात करती हूँ, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछें कि जो ध्वनि है वो डिफरेंट कैसी है, वो अलग कैसे है। हर एक शब्द में अनुस्वार देखने में एक से लग रहे, लेकिन इनकी ध्वनि उच्चारण अलग अलग है। तो वो आप ध्यान से देख लें, समझ लें, तो आप हिंदी भाषा में कभी मार नहीं खाएंगे। ये मेरा वादा है। आपको हिंदी में पारंगत होने से कोई रोक नहीं पाएगा अगर आपने अनुस्वारों को समझ लिया। और एक बात और बताऊं कि अनुस्वार हमेशा तत्सम शब्दों में लगते हैं। अनुस्वार लगाना सीखेंगे कि अनुस्वार क्या है, किसे कहते हैं और कैसे लगता है। आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूं स्वर। अनुस्वार का चिन्ह ये होता है, ऊपर बिंदु लगता है, लेकिन बिंदु जहां जहां भी लगता है उसकी साउंड अलग अलग होती है। आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, विस्तार में बात करेंगे कि अनुस्वार अगर लगा है एक साथ देखने में ऐसा ही है, तो फिर उसकी ध्वनि अलग अलग कैसे होती है। जैसे कि उदाहरण मैंने लिया जैसे पंकज, जैसे पंत, जैसे चंचल, जैसे पतंग, जैसे कंगन, जैसे पतंजलि, जैसे पतंजलि, और जैसे कंठ। कंठ, अब इन सभी में एक से ही बिंदु लगे हुए हैं, लेकिन इनकी साउंड, इनकी जो ध्वनि है वो थोड़ी थोड़ी सी अलग है। वो कैसे देखेंगे, इसमें है पंकज। पंकज यानी कि गले में से ध्वनि निकल रही है, पंकज, है ना। यहाँ पे आ रहा है पंत। पंत, त जब पंत बोल रहे हैं तो ध्वनि जो है वो दांतों के पीछे से जीभ को टच करके आ रही है, पंत। अनुस्वार वही है, पंकज और पंत। अब चंचल को देखें, चंचल। चंचल तालू को छूकर आ रही है ना, जीभ जो है तालू को छूकर आ रही है, चंचल। तो इसकी साउंड भी डिफरेंट हो गई, तीनों की साउंड अलग अलग हो गई। अब पतंग, पतंग, पतंग में भी बिल्कुल वैसी साउंड है जैसे कि यहाँ पंकज, ऊपर कंठ से आवाज आ रही है, पंकज, पतंग, है ना। तो इसी तरह से कंगन, कंगन, यहाँ पर भी वैसी ही साउंड आ रही जैसे कि ता के ऊपर जो अनुस्वार है ये बोलने में आ रही है। कंगन में भी वही साउंड आ रही है जो इसकी और इसकी साउंड आ रही है, सेम है। अब यहाँ पे देखो पतंजलि, यहाँ पर चेंज हो गया, पतंजलि, यानी कि यहाँ पर जो अंग की मात्रा है, यहाँ पर जो अनुस्वार लगा है वो ये वाली आवाज आ रही, चंचल जैसे बोला था ऐसी पतंजलि, यानी कि जो तालु को छूकर, जीभ जो तालु को छूकर आ रही है, पतंजलि। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है वो देखेंगे। अब जैसे यह कंठ, 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 यानी कि कंठ और उसके बाद तालु, और तालु के भी और थोड़ा सा आगे का जो भाग है उसको छूकर ये कंठ
ठ शब्द आ रहा है, जैसे कि ठ को बोलते समय जो साउंड आ रही है, ठ को बोलते समय जो मुख के अंदर जो भाग छू रहा है, स्पर्श हो रहा है, वही भाग इस अनुस्वार को छूने में आ रहा है। ये इस बात का ध्यान दें कि कौन सी ध्वनि को छूते बोलते समय मुख के अंदर का कौन सा भाग टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, आप इस पर ध्यान दें। और अब हम देखते हैं कि इन साउंड का, इन ध्वनियों का क्या महत्व है, ये कहाँ से आ रही है, कौन से अक्षर के लिए आ रही है। अब देखो, पंकज अगर है तो इसके बाद जो अनुस्वार के बाद जो ये व्यंजन लगा है, इसको देखेंगे। ये क है, यानी कि क वर्ग, जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उनमें से ये आ रहा है स्पर्श व्यंजन। इसको ध्यान से देखो, स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, है ना। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और पहला होता है क वर्ग। क वर्ग यहाँ पे लिख दूं, क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ और ङ ये होता है। फिर उसके बाद आया च वर्ग। च, छ, ज, झ और य। उसके बाद आ गया ट वर्ग। क वर्ग के बाद आया ट वर्ग, है ना। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। अब आता है त वर्ग। त वर्ग में आते हैं वर्ण त, थ, द, ध और न। फिर आता है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ये वर्ण है, 25 है ये, और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि स्पर्श व्यंजन का सेम है। क वर्ग में सभी का स्पर्श कंठ से आ रहा है। च वर्ग में सभी का जो स्पर्श तालु स्पर्श। ट वर्ग में मूर्धन्य, मुंह के अंदर ऊपर का हिस्सा ट वर्ग में आ रहा है। ऐसे त वर्ग जो है वो दांतों के पीछे से, दांतों के पीछे वाले भाग को छूकर ध्वनि आ रही है, इसलिए ट वर्ग दंत उच्चारण स्थान है। प वर्ग जो है, प बोलने में दोनों होंठ मिल रहे हैं, यानी प, फ, ब, भ, म सारे जो भी वर्ण है इसके सभी को बोलने में ये लिप्स का काम आ रहा है। प, फ, ब, भ, म, यानी कि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इसी तरह से जो वर्ग हैं इनको उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा गया है। और साथ में जो ये पांचवें वर्ण हैं, इनको हम नासिक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक्य। इनको हम बोलते हैं नासिक्य, क्योंकि इनको बोलते समय जो उच्चारण स्थान अपने वर्ग से आ रहा है वो तो है ही, साथ में नासिक्य भी है, यानी नाक से भी इसकी आवाज आ रही है। जैसे न बोले तो न जो है वो कंठ भी है और साथ में नाक से आवाज भी आ रही है। तो इसलिए जो पांचवें वर्ण है ये दो दो उच्चारण स्थान के साथ आ रहे हैं। उच्चारण इनके दो दो हैं, जैसे कि क वर्ग कंठ भी है और नासिक्य भी है, च वर्ग तालु भी है और नासिक्य नाक से भी आवाज आ रही है, ट वर्ग मूर्धन्य भी है और साथ में नाक से भी आवाज आ रही है। तो इस तरह से पांचवें वर्ण जो पांचों वर्ण हैं और इनको नासिक्य भी कहा जाता है। और इन्हीं का सबसे बड़ा महत्व होता है अनुस्वार में। इन्हीं का सबसे बड़ा कार्य होता है अनुस्वार को पूर्ण करने में, अनुस्वार बनाने में। अब कैसे? ध्यान दो इधर। पंकज आया है तो पंकज के बाद ये जो अनुस्वार के बाद क आया है, यानी क वर्ग। क वर्ग को हम देखेंगे, क वर्ग का पांचवा वर्ण ये है ना। तो पांचवा वर्ण ये है, तो ये जो अनुस्वार है वो इसके स्थान पर लगा। अगर हम अनुस्वार ना लगाएं तो हम ये लगाएंगे, पं, क और ज। तो
अनुस्वार के स्थान पर ये लगा है, यानी कि यहाँ पर इसकी साउंड आ रही है, इसकी ध्वनि आ रही है। जब हम पंकज बोलते हैं तब इस वाले न की साउंड आ रही है, न की ध्वनि आ रही है। अब अगर पंत है, पंत को अगर हम देखें तो ट है, यानी ता वर्ग का पांचवा वर्ण न है, तो यहाँ पर पंत लगा हुआ है, यानी इसको अगर हम अनुस्वार हटाकर लगाएं तो ऐसे लिखेंगे पंत, यानी यहाँ पर अनुस्वार की साउंड न वाली आ रही है, क्योंकि ये प वर्ग से आया है, ये ट वर्ग से आया, ट वर्ग का पांचवा वर्ण न है, तो यहाँ पर अनुस्वार की साउंड, अनुस्वार की ध्वनि जो है वो न से आ रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चंचल, चंचल में अनुस्वार के बाद च लगा है, यानी कि च वर्ग का पांचवा वर्ण य होता है, और यहाँ पर भी अनुस्वार की जो ध्वनि आ रही है वो ये आ रही है, ये इसकी आ रही है, यानी कि इस व्यंजन की ध्वनि यहाँ पर प्रतीत हो रही है। क्योंकि एक चीज और बता दूं कि ये जो पांचवे वर्ण है, जब ये आधे, जब ये अनुस्वार के रूप में लगते हैं, अनुस्वार के रूप में तभी लगते हैं जब ये स्वर रहित होते हैं। ये स्वर रहित है, यानी कि आधे व्यंजन है, तभी इनका प्रयोग इस तरह से लगता है, अनुस्वार के रूप में लगता है ना। तो चंचल में यहाँ पे इस अनुस्वार की ध्वनि जो है वो य के साथ आ रही है, इसकी ध्वनि यहाँ बोलने में आ रही है। अब यहाँ पतंग है, तो पतंग के में अनुस्वार के बाद ग आ रहा है, यानी कि क वर्ग, क ख ग इसका आ रहा है, यानी क वर्ग का है ये, तो क वर्ग में न की साउंड आ रही है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे प टंग ग, ये है शब्द, यानी कि यहाँ पर अनुस्वार की जो ध्वनि है वो न वाली आ रही है, ये वाली आ रही है न। ठीक है, अब आगे कंगन, यहाँ पर भी ग आया है, अनुस्वार के बाद ग आया है, यानी ये भी क वर्ग है, तो क वर्ग होने के कारण कंगन की जो साउंड है वो ये वाली आ रही है, यहाँ पर भी यही वाली साउंड आ रही है, कंगन, यानी न की साउंड आ रही है अनुस्वार के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे पतंजलि, पतंजलि में देखें त के ऊपर अनुस्वार लगा है, अनुस्वार के बाद ज आया है, ज जो है वो च वर्ग का भाग है, च छ ज है ना, तो यानी च वर्ग को हम देखेंगे, च वर्ग का पांचवा वर्ण य होता है, और इसलिए यहाँ पर पतंजलि में अनुस्वार की साउंड ये आ रही है, अंजलि, पतंजलि है ना, यहाँ पर अनुस्वार की साउंड य वाली आ रही, पतंजलि। अब यहाँ कंठ आ गया, कंठ में भी ठ आया है, अनुस्वार के बाद ठ आया है, ठ का मतलब है ये ट वर्ग से आया, ट ठ ड ढ ण, तो ये ण यहाँ पांचवा वर्ण ण का आया है, तो इसका मतलब कंठ में ये इसकी साउंड आ रही है, कंठ, कंठ में जो अनुस्वार की साउंड, अनुस्वार की जो ध्वनि आ रही है वो इसकी आ रही है ण की, ये आधा ण लगा है, इसलिए इसकी साउंड इसमें अनुस्वार में आ रही है। तो ये चीज बताना चाह रही थी कि अनुस्वार हम लगा तो लेते हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसकी जो ध्वनि है वो डिफरेंट कैसे है, वो अलग कैसे है। हर एक शब्द में अनुस्वार देखने में एक से लग रहे हैं, लेकिन इनकी ध्वनि, उच्चारण अलग अलग है, तो वो आप ध्यान से देख लें, समझ लें, तो आप हिंदी भाषा में कभी मार नहीं खाएंगे। ये मेरा वादा है, को हिंदी में पारंगत होने से कोई रोक नहीं पाएगा अगर आपने अनुस्वारों को समझ लिया। और एक बात और बताऊं कि अनुस्वार हमेशा तत्सम शब्दों में लगते हैं, अनुस्वार हमेशा तत्सम शब्दों में लगते हैं, ये भी एक रहस्य है। तत्सम शब्द जो है उसमें ही हमेशा अनुस्वार लगते हैं। जो अनुनासिक होते हैं, जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, वो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु कभी भी तत्सम शब्दों में नहीं लगते। इस बात को हमेशा के लिए याद रख लो, अपने मन में अंकित कर लो कि अनुस्वार
तत्सम शब्दों में लगता है और अनुस्वार की ध्वनि अलग अलग होती है, उसके वर्णों के आधार पर, स्पर्श व्यंजनों के आधार पर होती है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इससे पहले भी मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और मैं चाहती हूँ कि जब तक आपको समझ नहीं आता, जब तक आपके कमेंट्स में मुझे ये प्रतीत नहीं होता, ये एहसास नहीं होता कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तब तक मैं ये किसी ना किसी डिफरेंट वे में समझाती रहूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए और भाषा की बारीकियां आपकी समझ में आने लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और मुझे कमेंट करते रहें, मुझे बताते रहें कि आपको मेरे वीडियोस कितने पसंद आते हैं, कितने समझ आते हैं। मुझे आपकी कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। तो आज के लिए बाय बाय।